गुड मॉर्निंग क्लास 10। देखो ये नेक्स्ट वीडियो है आपका। इससे पहले वाला वीडियो था मेरा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें वो स्विचिंग टेक्निक के बारे में बताया गया था, क्योंकि वो जो टॉपिक था वो 12th और 10th में दोनों कॉमन था, इसलिए मैंने उसे एक वीडियो के थ्रू बता दिया था, ठीक है। ये टॉपिक अलग है आपका। इसमें ये आपका बाकी क्लासेस में नहीं है, आपकी क्लास में है। इसमें क्या है, मतलब ये जो टॉपिक है ये आपने बहुत यूज़ किया है अपने रियल लाइफ में, लेकिन अब ये उसके बारे में थोड़ी डिटेल इसमें और बताई जाएगी। वही सारी चीज़ें ही हैं, थोड़ा उसको ये चैप्टर का पार्ट है तो उसको डिटेल में उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब हमारा आता है जो हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या जो हम लोग टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं मोबाइल के थ्रू, वो सब हमारी मैसेजिंग में आती है, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब है जो चैटिंग, जिस तरह के रियल टाइम मैसेजिंग जो होती है, एक ही टाइम पर दोनों तरफ या जितने भी लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, वो हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग में आती है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड, दूसरा होता है वेब बेस्ड, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ऐप बेस्ड है, मतलब जो मोबाइल में हम ऐप डाउनलोड करके जो हम लोग मैसेजिंग करते हैं वो हमारी ऐप बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ऐसा नहीं कि डेस्कटॉप पे ये काम करेगी, मतलब कि ये ऐप का यूज़ करके। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है ऐप का यूज़ करके हम लोग जो मैसेजिंग करते हैं। ये इंस्टेंट मैसेजिंग में हमारी वीडियो कॉलिंग भी आएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैसेजिंग से मतलब सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग से नहीं है, वीडियो कॉलिंग, फ़ोन कॉलिंग, जो भी है वो सारी कुछ इसी मैसेजिंग में आती है, ठीक है। तो ऐप का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे ऐप हैं जिनका यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। सबसे ईजी एग्जाम्पल जो आपका है एप्लीकेशन बेस्ड में, वो आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और रियल टाइम मैसेजिंग भी कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ वो एक ही ऐप में प्रोवाइड कराती है। तो वो भी इसमें एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल होगा, लेकिन वो चूँकि बुक में जो मेन हेडलाइंस दी हुई है तो उसके हिसाब से बताते हैं। उसी तरह इसमें और कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, स्काइप है, याहू मैसेंजर है, हैंगआउट वो कुछ लोगों ने यूज़ किया होगा। हैंगआउट भी इसी तरह का एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, मतलब किसी को भी मैसेज हम भेज सकते हैं, जो भी लोग हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में एडेड है, हमारे मोबाइल में जिनके कॉन्टैक्ट है, या और किसी को भी भेजना चाहे वो भेज सकते हैं। स्काइप का यूज़ करके स्काइप के थ्रू चैटिंग भी हो जाती है, स्काइप के थ्रू वीडियो कॉलिंग भी होती है। कुछ लोगों ने शायद यूज़ किया हो। अब तो लोग ज़्यादातर लोग गूगल का यूज़ करते हैं, मतलब वो गूगल का जो सॉफ्टवेयर, गूगल का जो ऐप है जिसके थ्रू हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, वो मेनली ज़्यादातर तो लोग वही यूज़ करते हैं। लेकिन ये स्काइप जो है काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम पहले से डेस्कटॉप के थ्रू भी, लैपटॉप का यूज़ करके भी, मतलब अगर उसका सॉफ्टवेयर आता था उससे भी हम वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, और डायरेक्टली जो वेबसाइट भी थी स्काइप की, उस वेबसाइट पर भी जाकर हम लोग किसी से भी वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। तो पहले स्काइप का ज़्यादा यूज़ था, आज के टाइम पर तो हम लोग गूगल का यूज़ करके ही उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी और भी इसमें बहुत से टाइप के आते हैं, खाली यही नहीं है, और भी कई सारे ऐप हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप है जिनके थ्रू होता है। याहू मैसेंजर है, याहू मैसेंजर का कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन वो बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, जो बुक में मेन एग्जाम्पल है। तो ये याहू मैसेंजर भी एक हमारी एक ऐप होता है जिसके थ्रू हम लोग रियल टाइम चैटिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ हम लोग कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। पहले के टाइम पर जब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, उस समय पे भी जीटॉक करके अभी भी जीटॉक चलता है, लेकिन उतना यूज़ नहीं होता है। पहले जो चैटिंग के लिए सॉफ्टवेयर था वो मेन पहले जीटॉक ही था। जब मोबाइल में इंटरनेट नहीं यूज़ होता था, इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर पे यूज़ होता था, मतलब आज से लगभग 10-15 साल पहले, तब उस समय जीटॉक का बहुत यूज़ होता था। स्काइप का भी यूज़ होता था, स्काइप का यूज़ मेनली वीडियो कॉलिंग के लिए होता था। लेकिन अगर रियल टाइम चैटिंग करनी है, मतलब अगर एक दूसरे से मैसेजिंग करनी है, रियल टाइम का मतलब है कि दोनों एक टाइम पर इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग उस समय जीटॉक का यूज़ करते थे। लेकिन अब उससे कहीं ज़्यादा एडवांस ऐप और उससे कहीं ज़्यादा एडवांस वेबसाइट्स आ गई हैं, जिस वजह से उसका यूज़ अब धीरे धीरे कम हो गया। वेब बेस्ड का मतलब है कि ईबडी और विंडोज़ लाइव ऐसी वेबसाइट है जो हमें वेब पे ही, मतलब डायरेक्टली हम गूगल क्रोम पे को टाइप करेंगे, उसके थ्रू हम उससे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद उसका यूज़ करेंगे। मतलब इनके ऐप वाला सिस्टम इनमें नहीं है, ये आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट का यूज़ करके, ईबडी है और विंडोज़ लाइव है। हालांकि इनका बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता, बहुत लोग इसे नहीं यूज़ करते हैं, रेयरली ही बहुत कुछ कंपनीज में इसको यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करके भी हम इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं और कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये दोनों वेब बेस्ड है, मतलब उनका ये वेबसाइट से बताऊँ, इनकी अपनी वेबसाइट है, जिन वेबसाइट्स को आप उनका URL से ओपन करके इसका यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है चैटिंग विद कॉन्टैक्ट। चैटिंग विद कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो हमें चैटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जब भी हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं वो उनके हमारे कॉन्टैक्ट्स भी उनके साथ साथ ऐड हो जाते हैं। जैसे सबसे आपके ग्रुप में जो आपके ग्रुप में उसमें हैंगआउट का दिया हुआ है, गूगल का ही है हैंगआउट, गूगल हैंगआउट का दिया हुआ है, लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं और भी लोग टेलीग्राम का आजकल यूज़ करते हैं। ये दोनों में भी वही फैसिलिटी, सेम चीज़ वही है, बस वो बुक में हैंगआउट के बारे में ज़्यादा डिटेल में दे दिया है। तो हैंगआउट, गूगल हैंगआउट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, ये सब हमें चैटिंग प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट्स के साथ ये ऐड हो जाते हैं। अगर आप किसी का, जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट मुझे नंबर सेंड करता है ग्रुप पे कि सर इस नंबर को ऐड कर लीजिए, तो जब टीचर ऐड करता है तो ऐड करते समय हमें पता चल जाता है कि इस नंबर से व्हाट्सएप चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है तो जब भी अगर आप उसे ऐड करेंगे तो अपने आप से उस नंबर को जब आप देखेंगे तो उसमें व्हाट्सएप का आइकन अपने आप से बन के आता है। तो अगर व्हाट्सएप का आइकन बन के आ रहा है इसका मतलब कि इस नंबर पे व्हाट्सएप काम कर रहा है, लेकिन अगर उस नंबर से व्हाट्सएप नहीं चल रहा है तो वो व्हाट्सएप का आइकन नहीं बन के आएगा। तो ये जितने भी ऐप, तीनों ऐप जितने भी हैं, ये हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को भी कवर करते हैं, मतलब ये सारे हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स भी इनके साथ साथ जुड़ जाते हैं। जितने भी हमारे नंबर्स हमारे मोबाइल में सेव हैं, जिस भी नाम से सेव हैं, वो सब भी इस ऐप के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आप किसी को भी कहीं से भी मैसेज कर सकते हो, आपको नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो गूगल हैंगआउट का तो यूज़ सब नहीं करते, बहुत सारे मोबाइल्स में इनबिल्ट भी मिलता है, लेकिन व्हाट्सएप और टेलीग्राम का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। व्हाट्सएप टेलीग्राम में एक बेसिक डिफरेंस आपको बताते हैं जो मुझे दिखाई देता है कि जब भी आप लोग व्हाट्सएप पे, मतलब मान लो जैसे टीचर ने कोई बड़ी फाइल अपलोड की तो उसको अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि व्हाट्सएप में अभी उतनी से मान लो अगर 200 या 300 MB की एक वीडियो है, किसी टीचर ने आपको भेजा व्हाट्सएप पर, तो बहुत बार वो सेंड नहीं हो पाता है। जो मेरे वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, इसीलिए हम उसको व्हाट्सएप से ना भेजकर आप लोगों को यूट्यूब से भेजते हैं, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू वो इजीली सेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे कि यूट्यूब के थ्रू ना, यूट्यूब से नहीं यूज़ करना है, उसको इसी तरह की कोई मैसेजिंग सर्विस यूज़ करके वीडियो सेंड करना है, तो उसमें के लिए टेलीग्राम बहुत यूज़फुल होता है। टेलीग्राम के थ्रू आप कितनी भी साइज़ का 2-3 GB तक का वीडियो भी आप सेंड करोगे वो सेंड हो जाएगा। डेटा वो आपके मोबाइल का ही लेगा, लेकिन वो सेंड हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू ये नहीं हो पाता। अगर आपका हाई स्पीड नेट नहीं है तो व्हाट्सएप में आप बहुत बड़े साइज़ की फाइल, वीडियो फाइल आप नहीं भेज पाते, उसमें भेजने में दिक्कतें आती है। आप लोग ट्राई करके भी देख लें, लेकिन टेलीग्राम में ये दिक्कत नहीं आती है। और एक बहुत बड़ी एडवांटेज टेलीग्राम की ये होती है कि जब हम अपने मोबाइल का व्हाट्सएप सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, तो जब अगर वो सिस्टम से कनेक्टेड भी है तो भी वो हमारे मोबाइल का डेटा लेता है। लेकिन टेलीग्राम के केस में अलग है। अगर हमने टेलीग्राम ओपन कर लिया सिस्टम पे, हमारे मोबाइल में जो टेलीग्राम ओपन है हमने सिस्टम पे ओपन कर लिया, तो वो हमारे मोबाइल का डेटा नहीं लेगा, वो सिस्टम के डेटा से काम करता है, तो उससे उसकी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपका एक सेशन जो है, इसी चैप्टर का एक सेशन है, सेशन नंबर 4 चैटिंग विद कॉन्टैक्ट है, और सेशन नंबर 3 जो है वो आपके इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। ये दोनों छोटे छोटे ही, ज़्यादा बड़े नहीं, थोड़ी सी डिटेल यही बताई गई है कि किस तरह से मैसेजिंग का यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दोनों तरह की मैसेजिंग है, हम ऐप का यूज़ भी कर सकते हैं और URL मतलब वेबसाइट का यूज़ करके URL के थ्रू भी हम डायरेक्टली मैसेजिंग कर सकते हैं। और जो हमारे ऐप भी आते हैं वो भी हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को भी ऐड कर लेते हैं, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उस पर शो करने लगता है। बहुत बार आप लोग देखो कि कॉन्टैक्ट्स में ये भी दिखाने लगता है कि वो सिंबल बन के आने लगता है कि व्हाट्सएप का सिंबल बन के आ रहा है, उससे पता चलता है कि ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है। और भी वेबसाइट और भी ऐप्स के साथ होता है, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप के साथ। व्हाट्सएप का एग्जाम्पल तो मैंने इसलिए दिया था, यहाँ आपकी बुक में तो दिया भी नहीं, आपकी बुक में गूगल हैंगआउट के थ्रू होता है, लेकिन हैंगआउट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। तो कहानी वही है, बस ये है कि इस ऐप को ज़्यादा यूज़ करते नहीं। व्हाट्सएप का सब लोग यूज़ करते हैं, तो सबको पता है उसकी सारी, उसकी जो भी मेरिट्स डिमेरिट्स सबने देखी है, लेकिन हैंगआउट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। वो है तो ज़रूर थोड़ा सा गूगल का, लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर ना होने की वजह से और बहुत सारा उसका इंटरफेस भी उतना ईजी नहीं है, तो उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम का यूज़ इन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि उस पर डाउनलोडिंग वाली फैसिलिटी भी है। बहुत सारी आप मूवीज़ और बहुत सारी चीज़ें आप टेलीग्राम का यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर अवेलेबल है, जो मतलब हम मोबाइल में देख सकते हैं। तो हैवी फाइल्स होती हैं तो उनका हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वैसे भी है जिस व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव तो ये है कि व्हाट्सएप की जगह हम टेलीग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं। कि हैवी फाइल्स के केस में टेलीग्राम बहुत यूज है। तो ये तीनों, चाहे गूगल हैंगआउट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, ये तीनों आपका चैटिंग जब भी हम इसके थ्रू चैटिंग करते हैं तो ये हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को
कवर करता है, सारे कॉन्टैक्ट्स को ये अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है। तो सारे जो भी नंबर है वो हमें शो करने लगेगा कि हाँ इस नंबर से हमारा, अगर मान लो मेरे मोबाइल में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर हैं सेव भी हैं, तो अगर उसमें से कोई स्टूडेंट ने पहली बार टेलीग्राम डाउनलोड किया और यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसका इंटीमेशन अपने आप से आ जाता है कि इस बच्चे ने, फला बच्चे ने ये टेलीग्राम या फला इंसान ने टेलीग्राम इंस्टॉल कर दिया है। तो मतलब अगर हम उससे चैट करना चाहें टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है, टेलीग्राम के साथ होता है, व्हाट्सएप के साथ तो नहीं होता है, लेकिन टेलीग्राम के साथ होता है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी जो आपके जानने वाला है, अगर वो टेलीग्राम इंस्टॉल करता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि उसने टेलीग्राम इंस्टॉल किया। तो ये दोनों भी ज़्यादा डिटेल में चैप्टर नहीं है, बुक में भी बहुत फिगर ज़्यादा करके दिखा दिया है, ये बहुत डिटेल में नहीं है। ओवरऑल कहानी यही है कि अलग अलग वेबसाइट का, अलग अलग ऐप्स का यूज़ करके किस तरह से हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, वही इसके बारे में बताया गया है। किस चैटिंग करने के लिए कौन कौन सी ऐप हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, या कौन कौन सी और ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोग चैटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके इस चैप्टर का वो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से यहाँ मतलब ऑनलाइन जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उससे नहीं है, यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से मतलब ई कॉमर्स से है। ऑनलाइन जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो तो इसी का एक पार्ट है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ही एक पार्ट है। ऑनलाइन जो हम लोग पैसा पे करते हैं किसी कंपनी को, मान लो किसी कोई सामान खरीदा है या मान लो किसी अपने जानने वाले को ही हमने पैसे भेजे हैं, तो वो इसी का एक पार्ट होता है, इसी सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ही रख सकते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स से हम ये जो ऑनलाइन टॉपिक तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, लेकिन मेन आपका टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब कॉमर्स का मतलब होता है व्यवसाय, मतलब किसी तरह का जो बिजनेस होता है उसको बोला जाता है एक टेक्निकल टर्म में कॉमर्स। ठीक है, तो और जो व्यवसाय हमारा जो भी बिजनेस जो इंटरनेट का यूज़ करके हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ई कॉमर्स। आप सब लोगों ने यूज़ किया है, आज के टाइम पे हर किसी ने गूगल का भी यूज़ किया है, अमेजोन का भी यूज़ किया होगा, फ्लिपकार्ट का भी यूज़ किया होगा। तो ये सारे अलग अलग हमारे गूगल तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन स्नैपडील कर सकते हैं, गूगल पे स्नैपडील ज़्यादा सही है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ईबे, अमेजोन, ये सारे हमारे ई कॉमर्स में आता है। गूगल तो गूगल पे का एक ऑप्शन हमें देता है परचेज करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐप या वेबसाइट हैं जो हमें कुछ पॉपुलर टाइप के जो मैंने लिखे, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे हैं। शॉपक्लूज है और जो अलग अलग ब्रांड्स हैं उनके अपने खुद के भी ऐप्स हैं, तो इस तरह बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, किसी को भी कोई भी सामान खरीदना हो तो पहले के टाइम पर क्या था कि भाई मार्केट जाओ और मार्केट से वो सामान हम लोग शॉप से जाके खरीद सकते थे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, देखो ये ई कॉमर्स के आने से फ़ायदा क्या हुआ, ई कॉमर्स वैसे आज से नहीं काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। इंडिया में भी जो इंडियन वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट है और स्नैपडील है, ये बहुत साल पहले डेवलप हो गई थी, 2003-4 के आसपास से डेवलप हो गई थी, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ लगभग 7-8 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पहले हर कोई इसे यूज़ नहीं करता था। कंप्यूटर की फील्ड में होने के बावजूद भी मैंने 2011 में पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की थी, क्योंकि हर किसी को यही डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई फेक प्रोडक्ट मिल जाए और हमारा पैसा भी चला जाए। इस डर की वजह से लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम दे दिया कि पहले जब भी आप प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा उसके बाद आपको कैश देना होगा, उसके बाद से ये वेबसाइट्स ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। फिर धीरे धीरे लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट कर दिए, बैंक्स ने भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते थे, तो वो और ईजी होता चला गया। आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने सामान मंगवाया होगा इनमें से किसी वेबसाइट का यूज़ करके। अमेजोन का यूज़ तो सबसे ज़्यादा आजकल होता है इंडिया में। तो अमेजोन वैसे तो मतलब इंडियन वेबसाइट नहीं है, लेकिन इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। अमेजोन और ईबे भी थोड़ी उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में ईबे बहुत यूज़ होती है। ये दोनों जो वेबसाइट हैं आपकी स्नैपडील और फ्लिपकार्ट, ये दोनों आपकी इंडियन वेबसाइट हैं जो हमें इंडियन कस्टमर की ज़रूरत को ध्यान में रख के बनाई गई है। लेकिन अमेजोन भी काफ़ी हद तक वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का सामान खरीदना हो, किसी भी टाइप का सामान, आप लोगों ने खुद देखा हुआ है, अगर आपको उस सामान की ज़रूरत है, आप वो सामान आपके घर के आसपास या आपके शहर में किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन्स तो बहुत सारे लोगों ने मोबाइल फ़ोन खरीदे होंगे अमेजोन का यूज़ करके। तो होता क्या है ना कि
जो मोबाइल फ़ोन हम लोग अमेज़ॉन का यूज़ करके खरीदते हैं और जो शॉप में खरीदते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं ये लोग डायरेक्ट कंपनी से वो सामान खरीदते हैं, ठीक है। और जो मोबाइल शॉप वाला है वो पहले डीलर से खरीदेगा, डीलर पहले कंपनी से खरीदेगा, तब तक वहाँ पहुँचता है। तो उसी की वजह से 1000-2000 रुपये का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शॉप से खरीदते हैं, क्योंकि शॉप से खरीदने में बस ये रहता है कि उनको वो लोग सारी चीज़ें उसकी लाइव देख सकते हैं, तुरंत उसको हाथ में लेकर सबको देखने के बाद उसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मोबाइल पसंद आ गया और आपको पता है कि ये मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी है या आपके किसी फ्रेंड के पास वो मोबाइल है, तो आप डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट का यूज़ करके वो मोबाइल ऑर्डर कर दोगे तो विदिन 4-5 डेज वो, या बल्कि अगले ही दिन वो मोबाइल आपके पास आपके हाथ में आ जाए। तो आप वो पैसा ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और उस पैसे को आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं कि जब मोबाइल आपके पास आएगा तो आप वो पैसा कैश भी दे सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऐसी चीज़ें उसमें ये कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं जो आपको विश्वास नहीं होगा कि जो जनरल यूज वाली चीज़ें हैं वो तो अवेलेबल है, लेकिन जो पूजा पाठ की सामग्री है, बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ में जो सामान यूज होते हैं वो भी इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। अब तो राखी भी इससे डिलीवर होने लगी है, पहले तो उतनी नहीं थी, लेकिन अब तो रक्षाबंधन में इस बार तो राखी भी बहुत लोगों ने इसी के थ्रू डिलीवर कराई है, क्योंकि कोरोना की वजह से हर कोई कहीं नहीं जा पाता है। तो और एक रिलायबल सोर्स भी है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने में बहुत बार वो नहीं भी पहुँचती है, लेकिन हम वेबसाइट्स के थ्रू भेजेंगे, इनमें से किसी का यूज़ करके भेजेंगे तो नॉर्मली वो पहुँच जाती है। अगर नहीं भी पहुँचती किसी केस में तो वो पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो एक तो मेन बात यह है कि पेमेंट सिक्योर रहता है। दूसरी चीज़, अगर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो चीज़ हम वापस करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं इसमें। कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहती हैं कि भाई जो प्रोडक्ट, बहुत बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्लोथ्स में या बहुत सारे गारमेंट्स में या फर्नीचर्स में या जो फुटवेयर्स है उनमें जो चीज़ वो दिखाता है, जब आप वेबसाइट यूज़ करोगे, वेबसाइट में उसकी पिक्चर दिखाएगा, तो हो सकता है कि रियल में वो थोड़ी सी अलग हो। तो बहुत कुछ दिक्कतें भी इसमें आती हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कंपनीज ने ये ऑप्शन प्रोवाइड करा रखा है, अगर उनमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो विदिन 15 डेज या विदिन 30 डेज आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो और आपका पूरा पैसा वापस हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने इसे यूज़ किया होगा। बहुत बार बुक्स के साथ भी ऐसा होता है। एक बार बहुत साल पहले की बात है, मैं एक स्कूल में वहाँ पढ़ाता था, तो वहाँ पे होता क्या था कि एक बच्चे की बुक मुझसे गायब हो गई। तो अब वो बुक मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी, जो उसके कोर्स में बुक लगी हुई थी कंप्यूटर की, मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे। मैंने पूरी मार्केट छान ली, नहीं मिली, क्योंकि वो सितंबर-अक्टूबर का टाइम था। वो बुक और जो शॉपकीपर होते हैं वो बुक रिटर्न कर देते हैं कंपनी को। फिर वो बुक मुझे ईजिली इंटरनेट से मिल गई और मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके वो बुक बच्चे को खरीद के दे दी। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो बुक, जैसे कोर्स की जो बुक मैंने आपको बताई, अगर आपको वो शॉप से ना खरीदनी, आप चाहो तो नेट पे भी सर्च कर सकते हो, जो आपकी क्लास 10 वाली कंप्यूटर बुक है, तो इसे आप डायरेक्टली उससे भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकता वो जो शॉप वाला आपको उतनी एडवांटेजेस, उतना फ्री में ना, उतना कंसेशन ना दे और आपको डायरेक्ट अगर आप अमेजोन से लेते हो तो उसका वो और कम दाम पे मिल जाए, या और किसी वेबसाइट का यूज़ करके लेते हो तो उसका उससे भी कम रेट में मिल जाती है। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो उनका रेट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट कंपनी से परचेज करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इनमें अलग अलग मोड होते हैं, जैसे गूगल पे है, अमेजोन पे है, ये सारे भी हमारे ये ई कॉमर्स में ही आते हैं, कि वो अलग अलग पेमेंट सिस्टम है जो ये कंपनीज हमें प्रोवाइड कराती है। गूगल पे है, गूगल हमें प्रोवाइड कराती है, तो वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से लिंक होता है, तो हम डायरेक्टली अकाउंट से वो पैसा पे कर सकते हैं। जैसे वो हम पैसा पे करेंगे वो हमारे अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है, और सिक्योर्ड भी होता है। 100% सिक्योरिटी लेवल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सिक्योर होता है, जिसके थ्रू हम लोग ईजिली पैसा भेज सकते हैं। और भी इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका आता है ये बुक माई शो है, देखो ये सारी वेबसाइट्स भी आपको ई कॉमर्स प्रोवाइड कराती है। बुक माई शो, अगर आपको किसी मूवी टिकट बुक करना है या कोई मैच होने वाला है, जैसे लखनऊ में स्टेडियम में वहाँ कोई मैच होने वाला है, उसका टिकट बुक करना, आप बुक माई शो का यूज़ कर सकते हो। यात्रा.com है, यात्रा.com का यूज़ करके आप लोग फ्लाइट के रिजर्वेशन, ट्रेन के रिजर्वेशन और साथ ही साथ आपको जहाँ रुकना है उन होटल्स के भी रिजर्वेशन देख सकते हो। और भी इस तरह की बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। टीवी पे एड्स भी आपने देखे होंगे, ठीक है। वो सारे के थ्रू आप घर बैठे ही पहले से बुकिंग कर सकते हो। देखो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि बहुत बार क्या हुआ कि मान लो आप पीक सीज़न में किसी हिल स्टेशन पे गए,
अब वहाँ पर आप जब वहाँ पहले पहुँचोगे, फिर वहाँ देखोगे क्या है, वहाँ की होटल्स कैसे हैं, उसके बाद उसके हिसाब से आप होटल वहाँ पर किराए पे लोगे, मतलब होटल बुक कराओगे। तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि हमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और ख़राब बेकार से होटल मिल जाते हैं, उसी से काम चलाना पड़ता है। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपको 2 महीने 3 महीने पहले आपने प्लान कर लिया है, तो डायरेक्टली आप 2-3 महीने पहले ही अपनी बुकिंग करा सकते हो। फ्लाइट की, ट्रेन की, होटल की सारी बुकिंग कर सकते हो, रहने आने जाने खाने सबकी बुकिंग हो जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ जाकर हेडेक नहीं लेना है कि हमको यहाँ पे होटल ढूंढना है, यहाँ पे या रेस्टोरेंट ढूंढना है, ये सारी चीज़ें ढूंढनी, वो पहले से आपकी प्री बुक्ड है, वो आपको अपने आप सारी फैसिलिटीज़ एज इट इज़ प्रोवाइड कराएंगे। उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। IRCTC.in जो है ये इंडियन रेलवे की वेबसाइट है कि इस वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्टली जाके टिकट बुक कर सकते हो। देखो एक तो टिकट बुकिंग हमारी काउंटर से होती है, दूसरी हमारा ये IRCTC का ऐप भी होता है और इसकी वेबसाइट भी है, इसके थ्रू भी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। घर बैठे बैठे आप टिकट भी बुक कर सकते हो, उसका ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको लाइन लगाकर काउंटर पे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है और कौन सी ट्रेन में कौन सी सीट कहाँ पर कितनी अवेलेबल है ये पता चल जाता है। जब भी आप रेलवे स्टेशन पे अगर टिकट लेने जाओ तो वहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठते हैं वो इतनी डिटेल में आपको नहीं बताएंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन आप अपने मोबाइल से अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो आपको क्लियर पता होगा कि ये ट्रेन है, इसमें ये वाली मतलब AC2 AC3 जो है ये इसका किराया है, यहाँ से यहाँ तक रूट है, यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग है, कहाँ कहाँ रुकती है, सारी डिटेल आपको मिल जाती है। तो ये वेबसाइट भी काफ़ी सालों से चल रही है, 2004 से चल रही है। लेकिन तब इंटरनेट एक्सेस उतनी थी नहीं। जब से मोबाइल्स में इंटरनेट चलने लगा और इस तरह के एंड्रॉइड मोबाइल्स आ गए, तब से मैक्सिमम लोग जो है वो लोग ऑनलाइन मोबाइल का यूज़ करके ही सारी टिकट बुक करते हैं। तो ये सारा हमारा ई-कॉमर्स में आता है। अगर हम अमेजॉन यूज़ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, ईबे यूज़ कर रहे हैं, स्नैपडील यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारा ई-कॉमर्स में आता है। और साथ ही साथ अगर हम ये यात्रा.com या इंडियन रेलवे की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो ये सबको जितना भी हमारा जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी हम सर्विसेज अवेल करते हैं, जो भी पैसे पे करते हैं, वो सब कुछ हमारा ई-कॉमर्स में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में आता है। देखो टॉपिक का नाम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, लेकिन बेसिकली टॉपिक है ई-कॉमर्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से तो मतलब ये है कि भाई ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना है, लेकिन मेन जो इसका मेन अट्रैक्शन जो है वो यही है कि किस तरह से ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ करके हम लोग कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सेल भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई सामान बेचना भी है तो उसके लिए भी OLX और बहुत इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है जिन पर जाकर हम अपना सामान रीसेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।